आज पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, बाकी कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना होगा चेंज, परिवर्तन क्या होता है। एक आपका फिजिकल और एक आपका केमिकल। तो देखिए, फिजिकल कहने का मतलब क्या होता है। तो फिजिकल का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रंग है, उसका जो रूप है, दैट मीन शेप या आकार वही हुआ, या फिर उसका जो साइज है, ये इसका फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल गुण हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल कहने का मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर कौन सा रसायन है, दैट मीन्स वो बना कौन से रसायन से है, वही आपका होता है केमिकल। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं चेंज, तो फिजिकल चेंज में क्या होगा। तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, या तो कलर चेंज हो जाएगा, या फिर शेप चेंज हो जाएगा, या फिर साइज चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि रसायन चेंज हो जाएगा। इसमें नया कोई रसायन बनेगा, नया कोई पदार्थ बनेगा। तो नया कोई पदार्थ बनेगा तो वो केमिकल चेंज, और नहीं बन रहा है नया कोई पदार्थ तो वो फिजिकल चेंज। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक पेज है। अब इस पेज को हम क्या किए, तो फाड़ दिए, या फिर ये मार्कर है, इसको यहां से हम तोड़ दिए। तो आप सोच करके देखिए, यदि हम फाड़ दिए या फिर इसको तोड़ दिए तो क्या नया कोई केमिकल बना क्या। तो आप बोलेंगे नया कोई केमिकल नहीं बना, ओनली क्या हुआ, इसका शेप और साइज चेंज हो गया, नया कोई केमिकल बन नहीं रहा है। तो यदि केवल शेप और साइज चेंज हुआ, नया केमिकल बन नहीं रहा है, तो आपका कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, चलिए आप लोग और इसका एग्जाम्पल बताइएगा। जैसे मान लिया जाए पेड़ था, उसको काट के हम गिरा दिए, तो नया कोई रसायन बना यहाँ पे नहीं, तो ये आपका कैसा होगा, फिजिकल चेंज। या लकड़ी था, उसको काट के दो टुकड़ा कर दिए, कैसा होगा, फिजिकल चेंज। और एग्जांपल देखेंगे तो मान लिया जाए कि ये हमारा मोमबत्ती है। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती क्या हुआ ना कि पिघल गया, मोमबत्ती पिघल गया। हम मोमबत्ती का पिघलना बात कर रहे हैं केवल। तो यदि मोमबत्ती पिघल जाए तो वनली होगा क्या, केवल अवस्था बदल जाएगा कि सॉलिड था और पिघलने के बाद जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। रहेगा तो मोमबत्ती ही, नया कोई रसायन तो बन नहीं रहा है, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि बर्फ है, मान लिया जाए सॉलिड अवस्था में है ये, आप इसको गर्म करिए तो इससे ये पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नया कोई पदार्थ नहीं बन रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सर पानी तो नया पदार्थ है, हरगिज नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बर्फ का फार्मूला H2O और इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। तो अब बताइए कहाँ केमिकल चेंज हुआ है, H2O ये भी है और H2O ये भी है। तो नया कोई केमिकल बन नहीं रहा है, बस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो चूंकि नया केमिकल बना नहीं, तो आपका ये केमिकल चेंज होगा नहीं, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और आप बताएंगे कि मान लिया जाए कि चापाकल से हम पानी निकाले, उसमें काफी गंदा था। अब ये क्या, उसको छान के अलग कर लिए, गंदा अलग कर दिए, पानी जो है वो अलग हो गया, जो उसके अंदर जो धूल कण था उसको अलग कर दिए। बताइए ये कैसा चेंज होगा। आप यहाँ पर सोचिए कि गंदगी जो है वो तो पानी के अंदर ही था, ये तो नया कोई पदार्थ है नहीं, हम केवल जो इसके अंदर था उसको अलग किए। तो चूंकि नया कोई पदार्थ बना नहीं, तो ये कैसा होगा, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि मान लिया जाए ये दूध है और दूध के अंदर का क्रीम हम निकाल लिए, तो फिजिकल ही होगा। क्रीम नया कोई पदार्थ नहीं है, क्रीम जो इसके अंदर था उसी को हम केवल अलग किए। जिस तरह से गंदगी को पानी से अलग किए, उसी तरह से क्रीम को दूध से अलग किए। तो यहाँ कोई नया नहीं है, बस अंदर जो था उसको केवल अलग किए हैं। सारा क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब देखिए फिजिकल चेंज में कुछ ऐसा चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत को कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये बर्फ था, अब इसको पानी में कन्वर्ट कर दिए। यदि वापस ठंडा करिएगा ना, गर्म करने से ये पानी में बदल गया, यदि वापस ठंडा करेंगे तो देखिए बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। अब केमिकल चेंज में देखते हैं, वही पेज लेते हैं। मान लिया जाए कि ये पेज है, हम इसको क्या किए कि जला दिए। आप अच्छी तरह से जानते होंगे जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो बताइए यहाँ नया रसायन बना कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलेंगे हाँ सर बना। तो किसी भी चीज को यदि हम जलाते हैं, ये पेज जलाएं या लकड़ी जलाएं, तो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब और एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए ये दूध है। अब दूध से हम क्या किए, इसमें जो है दही में बदल दिए इसको। तो दूध से दही बनना केमिकल होगा। आप जानते होंगे कि दूध में कोई एसिड नहीं होता, दूध में कोई एसिड नहीं होता। यदि हम उसको छोड़ दें कुछ देर तक,
या फिर उसको यदि दही में कन्वर्ट कर दे तब उसमें एक नया केमिकल बन जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, तो देखिए ये नया पदार्थ बना ना, जब दूध से दही में कन्वर्ट हुआ तो ये एक नया रसायन बन गया। तो नया रसायन बना तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा यदि आप चावल है या सब्जी है, आप उसको यदि पका दिए, क्या किए, उसको पका दिए, तो भी वो केमिकल चेंज होगा। जैसे कि चावल लीजिए आप और उसको पका दीजिए, तो आपका पकाने के बाद जो तैयार हुआ केमिकल चेंज होगा। आटा है, आप इसे क्या करिए, रोटी बना दीजिए, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी केमिकल चेंज होंगे। कुछ भी चीज पकाते हैं तो केमिकल चेंज ही होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन लोग बताइए कि आटा से रोटी बन गया तो क्या रोटी से दोबारा आटा बना पाएंगे? नहीं, केमिकल में वही होगा ना, नया पदार्थ बन जाता है और इसको आप उलट नहीं सकते। फिजिकल में कुछ ऐसा है जिसको आप उलट सकते हैं, लेकिन इसमें उलट नहीं सकते। रोटी से दोबारा आटा बनेगा नहीं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब और हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये कैसा चेंज होना चाहिए। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो देखिए जब जलेगा मोमबत्ती फिर वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, तो आपका हो जाएगा केमिकल। लेकिन वही मोमबत्ती का पिघलना की बात करें तो फिजिकल होगा। अब ये लोहा है आपका, लोहा हम इसको गर्म किए, केवल क्या किए, इसको गर्म, क्या होगा सोचिए, फिजिकल होगा। लोहा को गर्म करने से क्या कोई नया पदार्थ बना? नहीं, लोहा जलता नहीं है लकड़ी की तरह। लकड़ी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लोहा जलता थोड़ी है। लोहा गर्म हो सकता है, पिघल सकता है, लेकिन लोहा जल नहीं सकता है। लोहा ईंधन नहीं है कि जलेगा। तो यहाँ नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है, केवल गर्म हो जाएगा। आप उसको छोड़ दीजिए तो दोबारा ठंडा हो जाएगा। तो लोहा को गर्म करना, नया पदार्थ बन नहीं रहा है, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम लोग पूरा चैप्टर ही जो पढ़ेंगे वो आपका केमिकल चेंज पे ही बेस्ड होगा, परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब भी केमिकल चेंज होगा, जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज होने पर रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन होगा। जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा और इसके परिणाम स्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। एक नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे हम जब लकड़ी को जलाए या पेज को जलाए तो वहां पर देखिए नया पदार्थ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नया पदार्थ बनता है। तो ये नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिएगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये रिएक्शन तो ठीक है, इक्वेशन क्या होता है यहां पर देखिए। जैसे कि यहां पर हम लिखे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भस्म प्राप्त होता है, पाउडर प्राप्त होता है। ऐसा होगा, आप प्रयोगशाला में करके देखिए तो ऐसा होगा। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को यदि हम सेंटेंस में लिखें तो कितना लंबा हो जाता है आप देख सकते हैं। ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है कि किसी भी चीज को आप पूरा लंबा चौड़ा लिख दें। वैज्ञानिक तरीका है कि शॉर्ट में लिखा जाए। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या कि MgO2 और ये आपका बन जाएगा MgO। ठीक है, MgO मतलब मैग्नीशियम और वो है तो ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूरा सेंटेंस ना लिख करके हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये Mg का सिंबल है, प्रतीक, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला है। फार्मूला और प्रतीक में क्या अंतर होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, सिंबल, और इसको कहते हैं फार्मूला। अंतर क्या होता है, एक ही एलिमेंट हो तो सिंबल कहेंगे, यहाँ केवल मैग्नीशियम है, Mg केवल मैग्नीशियम है तो इसको सिंबल कहेंगे, और यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है तो उसको फार्मूला कहेंगे। ठीक है, तो जब हम सिंबल और फार्मूला की सहायता से लिखेंगे तब क्या कहेंगे, तब ये कहलाएगा इक्वेशन। तब ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इस केमिकल इक्वेशन में देखिए नया पदार्थ कौन सा बना है, ये बना नया पदार्थ। तो जो नया पदार्थ हमारा बना
इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, सभी को पता है कि नया जो कोई बने उसी को ना आप उत्पाद प्रोडक्ट कहेंगे। और ये नया बना किस चीज से, तो इन दोनों से, तो ये दोनों ही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो रिएक्टेंट, अभिकारक कहलाएगा ये। ठीक है, तो कह सकते हैं रिएक्शन में भाग लेने वाला रिएक्टेंट कहलाएगा और जो नया बना वो प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट को किधर लिखे हैं, यहाँ एरो का चिन्ह दिए हैं और एरो के इस तरफ, कौन तरफ है ये, आपके राइट हैंड की तरफ होगा, माने राइट हैंड साइड में इसको लिखते हैं। और इसको किधर लिखे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, यहाँ एरो दिए हैं। ठीक है, ये एरो बता रहा है कि इसका निर्माण हो रहा है, इन दोनों से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और क्या जानना है कि इक्वेशन जो हमारा है वो कितने तरह का हो सकता है समीकरण, तो दो तरह का हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या दो तरह का हो सकता है, देखिए एक आपका ये होगा, ये आपका असंतुलित इक्वेशन है, असंतुलित। और एक और यहां पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है वो संतुलित है। जो असंतुलित है उसको कंकाली भी कहते हैं, स्केलेटन। ठीक है, इम्बैलेंस और ये बैलेंस। क्या होगा, देखिए देखिए होता क्या है कि जब इक्वेशन हम लिखेंगे तो हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या, कोई भी एलिमेंट के, कोई भी तत्व के परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट में जितनी है उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो उसके पीछे वजह है मास कंजर्वेशन थ्योरी। उसके अनुसार होता क्या है कि कोई भी नए पदार्थ का निर्माण होता नहीं है, बस एक फॉर्म से आप दूसरा फॉर्म में केवल बदल सकते हैं। सिंपल वर्ड में यदि कहें तो जितना हम इधर से इनपुट डालेंगे उधर से आउटपुट उतना ही मिलना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए आप सब्जी बना रहे हैं, आप 2 किलो आलू डाले, 1 किलो बैगन डाले और कुछ डाले, तो जितना आप इनपुट डालिएगा आउटपुट आपको उतना ही मिलेगा। मास कंजर्वेशन के अनुसार वो ना तो नष्ट होगा ना तो वो बढ़ेगा। समझ गए, जितना इनपुट उतना आउटपुट। तो यहाँ पर चेक करिए कि मैग्नीशियम इधर कितना है, 1, इधर मैग्नीशियम 1, तो मैग्नीशियम का एटम का संख्या तो बराबर है। ऑक्सीजन को चेक करिए, यहाँ O2 का मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम है और इधर केवल O लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो यदि बराबर नहीं है तो हम कहेंगे क्या कि ये असंतुलित है। क्या है ये, असंतुलित है। और इसमें देखिए क्या है, कार्बन इधर 1 और इधर कार्बन 1, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ तो दोनों ही तरफ बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये संतुलित है। ठीक है, अब देखिए जब भी असंतुलित मिले तब आपको क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा, बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी जो है आपका 2 लग जाएगा। बताएंगे अभी कैसे लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका संतुलित हो गया है। आप देख सकते हैं Mg2 इधर, O2 इधर, इस तरफ भी Mg2 है और O भी 2 कहलाएगा। यहाँ 2 लिखने का मतलब Mg भी 2 और O भी 2, तो ये अब बैलेंस हो चुका है। और जब ये नहीं था तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब एक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जब इक्वेशन असंतुलित रहता है तब हम उसको कह सकते हैं कंकाली। हाँ, क्यों कहते हैं, कहते इसीलिए हैं, यदि अभी इसको देखा जाए तो इसमें केवल ढांचा, केवल जो है स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। जिस तरह से हमारे शरीर में होता है ना कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ठीक उसी तरह से यहाँ केवल और केवल ढांचा तैयार हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी चूंकि केवल ढांचा तैयार हुआ है इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, कंकाल। ठीक है, और यही चीज जब बैलेंस हो जाएगा तो फिर कंकाल नहीं कहेंगे। हाँ, जब इसको बैलेंस कर देंगे तो फिर कंकाल, स्केलेटन नहीं कहेंगे, फिर वो संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैलेंस कैसे करते हैं एकदम जल्दी से देख लेते हैं। आसान चीज है, देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यदि बैलेंस नहीं है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो ये बड़ा दिख रहा है।
यहीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम Mg, ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन चेक करिए। मैग्नीशियम इधर एक, इधर मैग्नीशियम एक, तो मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करिए, इधर ऑक्सीजन एक, कुछ नहीं तो एक है, और इधर ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो आप सोचिए कि इधर दो है और इधर एक है, बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करें कि बैलेंस हो जाए। सोचिए, यदि इधर दो है तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोलिएगा इधर भी दो करना पड़ेगा इसको। तो दो करने के लिए हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, लिख देंगे। आप यहां नहीं लिख सकते बैलेंस करने के लिए, आपको यहां ही लगाना पड़ेगा शुरू में, और इसका मतलब होगा कि O भी दो है और मैग्नीशियम भी दो है। तो आप चेक कर लीजिए कि जो ऑक्सीजन है इधर दो और इधर भी दो हो गया। लेकिन देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा जो मैग्नीशियम है वो जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। Mg इधर दो और इधर Mg एक ही है, तो अब Mg को बैलेंस करिए। तो Mg को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उधर दो है तो बैलेंस करने के लिए इसको भी दो होना चाहिए, तो दो से गुना कर दीजिए। अब चेक कर सकते हैं Mg दो इधर भी, दो Mg उधर भी, ऑक्सीजन दो इधर भी और ऑक्सीजन दो उधर भी, तो हमारा ये बैलेंस हुआ। सही। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन सिंपल पूछेगा इस तरह से। एक तो सीधा इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर x लिख देगा, बोलेगा कि ये हमारा बैलेंस है, तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो समझ लेंगे कि x के जगह पर यदि 5 रखते हैं तब तो संभव नहीं है, क्योंकि उधर Mg दो ही है। बैलेंस करने के लिए यदि उधर Mg दो है तो इधर भी Mg दो होना चाहिए, तो Mg दो होना चाहिए, कहने का मतलब आपका दो हो जाएगा जवाब की नहीं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब यहाँ दो लिख देते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीशियम के 2 एटम की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, भाई ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है, केवल इतना लिखेगा, ऐसा कर चुका है रेलवे के एग्जाम में, केवल इतना ही लिखेगा। ठीक है, केवल इतना लिखेगा और बोलेगा इस समीकरण को पूरा करने के लिए Mg के कितने एटम की आवश्यकता होगी, मैग्नीशियम के कितने एटम की आवश्यकता होगी। तो आप Mg को 1 देख लीजिएगा और आंसर 1 कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, जवाब देने के लिए पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम बैलेंस करेंगे, अभी आपको सिखा चुके कैसे बैलेंस करेंगे, इधर दो लगाना इधर दो लगाना है, ये हमारा बैलेंस हुआ। अब हम जवाब देंगे, हाँ अब हम जवाब देंगे कितना Mg का जरूरत पड़ेगा, 2 Mg का जरूरत पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि सबका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, किसी का जो है वो डाउट न रहे। एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका Fe, क्या पढ़ेंगे, आयरन, और ये आपका H2O, क्या है ये, जल, दोनों रिएक्शन करके ये बना लेता है Fe, क्या पढ़ेंगे, आयरन, और ये O4, तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। तो ये हुआ हमारा आयरन ऑक्साइड, और इधर आपका H2। बैलेंस करना है। सबसे पहले देखिए सबसे कॉम्प्लेक्स कौन दिख रहा है, वहीं से शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ा चौड़ा तो यही दिखता है, यहीं से शुरू करते हैं। करिए, Fe कितना है, 3, तो बैलेंस करने के लिए इधर Fe कितना होना चाहिए, 3, तो 3 कैसे बनेगा, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। O को चेक करते हैं, O 4 और इधर O 1, O कुछ नहीं तो 1 है, 2H के लिए O 1 है और इधर O 4 है, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी O 4 होना चाहिए, तो गुना कर दिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब चेक करिए, Fe आयरन 3 इधर 3 इधर, ऑक्सीजन 4 इधर और इधर 4 है। अब एक और कौन है, हाइड्रोजन, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां हाइड्रोजन देखिए 2, इधर हाइड्रोजन चेक करिए, इधर हाइड्रोजन कितना है, देखिए H2 4 है, तो H2 यदि 4 है तो ये 2 गुना 4 8 हाइड्रोजन कहलाएगा, 2 गुना 4 8 हाइड्रोजन कहलाएगा, और इधर 2 ही है। तो आप सोचिए हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करें, तो 8 उधर भी होना चाहिए, तो कितना से गुना करें कि ये 8 बन जाएगा, 2 है, कितना से गुना करें कि 8 बन जाएगा, हाँ 2 को 4 से, हो गया बैलेंस। ठीक, और किन्हीं को डाउट हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसका प्रकार,
उसका टाइप। देखने से पहले हम आपको एक दो एग्जांपल दे रहे हैं डे टू डे लाइफ से, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट बन पाए। जैसे आप देखते होंगे कि लोहा को यदि छोड़ देते हैं खुले में कुछ दिन तक तो जंग लग जाता है, वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। आप देखे होंगे कि चूना खरीद के लाते हैं मार्केट से, पानी में उसको डालते हैं, फिर बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। ये सभी जो है वो केमिकल रिएक्शन है, और कई रिएक्शन है लेकिन हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी रिएक्शन हैं उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दो दो एक साथ लेकर के चलेंगे। एक आपका संयोजन कॉम्बिनेशन, और एक आपका जो है वो वियोजन डिकम्पोजिशन। देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या हुआ? जुड़ना, मिल जाना। तो यहां पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़ते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा। हाँ, संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब हम बोल लेना जुड़ना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका कार्बन और ये आपका ऑक्सीजन, और ये दोनों जुड़ के बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कौन कौन? एगो कार्बन और एगो ऑक्सीजन, दो और जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, हो गया। और एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि ये आपका है कैल्शियम, और ये आपका, चलिए कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। इसको जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं सीधे जल में डाल दीजिए, अपने रिएक्शन होने लगेगा। अब फिर देखिए कि इसके बाद क्या होता है, जब हम इसको जल में डालते हैं तो आप देखते होंगे बड़बड़ बड़बड़ पूरा आवाज आता है और हीट निकलता है, उष्मा निकलता है। कुछ देर के बाद वो आवाज बंद हो जाता है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि चूना जो है वो बुझ गया। तो वो कहलाएगा बुझा हुआ चूना, और केमिकली जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाएगा। कैल्शियम और वो OH है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखने का मतलब होता है कि O और H दोनों ही दो है। यदि ये हम नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है कि H दो है, और ऐसे लगा देंगे तो मतलब H भी दो है और वो भी दो है। पढ़ेंगे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना। इस बुझा हुआ चूना का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो एक तो देखते होंगे कि तंबाकू के साथ यूज करते हैं, पान के साथ यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो दीवार का पुताई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया संयोजन का एग्जाम्पल। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ जल, ये बन गया। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम आपको एक चीज बता देते हैं, क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है। क्या? कि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप दीवार में पुताई कर दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, होता क्या है कि ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके होता क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला क्या बनेगा? कैल्शियम Ca, और कार्बोनेट को CO3 लिखेंगे, CO3 कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है, जिसको आप कॉमन वर्ड में पपड़ी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है और चमकने लगता है, चमक आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब हम चूना दीवार में मारे, लगाए, पोते, तो कौन से गैस के साथ रिएक्शन करके उसमें चमक आ गया? तो किसके साथ रिएक्शन किया? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो उसमें चमक आ गया। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको सीखने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम संयोजन का केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता दिए कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला ये होगा, और जब परत बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो रिलेटेड है वो हर चीज सीखना है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब संयोजन में जुड़ता है। अब अगला देखिए क्या होता है? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन। इसका मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखिए जब तक आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आपको लॉन्ग लास्टिंग याद नहीं रहेगा, बहुत टफ हो जाएगा इसके लिए। तो रटिए नहीं, समझने की कोशिश करिए। हम आपको एक एक चीज समझा दे रहे हैं,
और हम तो गारंटी देते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट से कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे वो कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो। हम भी बहुत टीचर देखे, तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, सारा वीडियो देखिए और देखिए आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है कितना क्लियर होगा। उतना क्लियर आज तक आपका नहीं हुआ होगा, तो एकदम ध्यान से देखिए आप। रियोजन, अब देखते हैं एक एग्जांपल इसका। जैसे ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट को कॉमन वर्ड में कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर। वैसे यहीं पर ध्यान रखिए कि हम कहें चूना पत्थर या फिर हम कहें चौक जिसको हम लोग लिखते हैं, या कहें हम मार्बल, सभी जो है रासायनिक रूप से केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो बोलिएगा अंतर क्यों होता है, तो वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। चट्टान का टाइप होता है, अब सादी चट्टान सेडिमेंट्री, एक चट्टान से दूसरा चट्टान बन जाता है, इसीलिए जो है इसमें गुण जो है वैरी कर जाता है, लेकिन है सभी रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं, सोचिए यदि हम गर्म करते हैं तो क्या जाता है, उसमें उष्मा जाता है। तो गर्म करने से ये टूट जाता है इसमें, और वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या होगा इसमें कि कोई एक होगा रिएक्टेंट और ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा। संयोजन में जुड़ रहा था ना, कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा था, और यहाँ पे क्या है, कोई एक होगा और वो एक से अधिक में टूट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, टूट गया, वियोजन। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए टूट कैसे रहा है, उष्मा देने के लिए। ध्यान रखिए जब भी तोड़ना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो टूटेगा। कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो टूटेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, बाहर से उष्मा दे रहे हैं। तो यदि ये उष्मा देने पे टूट रहा है तो ये कहलाएगा थर्मोलाइसिस। थर्म माने उष्मा होता है और लाइसिस का मतलब टूटना होता है। थर्मोलाइसिस, उष्मा की सहायता से टूट रहा है। कभी विद्युत की सहायता से भी टूटेगा, तो यदि विद्युत की सहायता से टूटेगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो माने विद्युत और लाइसिस माने टूटना। सही। कभी लाइट, प्रकाश की सहायता से टूटता है तो लाइट को कहते हैं फोटो, तो फोटोलाइसिस। जल की सहायता से भी तोड़ा जा सकता है तो जल को कहते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रोलाइसिस। तो ये सभी टर्म याद रखिए। उष्मा की सहायता से टूट रहा है थर्मोलाइसिस, बिजली विद्युत की सहायता से टूट रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश की सहायता से फोटोलाइसिस, और वाटर की सहायता से टूट रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें उष्मा देना पड़ रहा है कि नहीं, उष्मा देना पड़ रहा है बाहर से। देखिए एक और चीज क्या हो सकता था, यहाँ उष्मा देना पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें उष्मा देना पड़ रहा है बाहर से। और वही जब हम ये वाला करते थे कि बिना बुझा हुआ चूना, और जब पानी इसमें डाले तो ये जब बनता था तो यहाँ पे आप बाहर से उष्मा देते थे कि उष्मा इससे निकलता था, इससे उष्मा उत्पन्न होता था। आप देखे होंगे पानी को गर्म कर देता है, सब लोग देखे होंगे, उम्मीद करते हैं हम। तो यहाँ पर उष्मा निकलता है, यहाँ पे उष्मा जो है वो उत्पन्न होता है। तो यदि उष्मा निकल रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो कहलाएगा ये उष्मा छेपी है। क्या है ये, उष्मा छेपी। मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो माने होता है बाहर और थर्म माने उष्मा, एक्सोथर्मिक। ठीक है। और यहाँ देखिए उष्मा निकल नहीं रहा है, ये उष्मा ले रहा है। हाँ, बाहर से जो दिए ये उष्मा ले रहा है, तो ये कहलाएगा उष्मा शोषी। उष्मा शोषी माने इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। तो ये उष्मा छेपी और उष्मा शोषी किस आधार पे है, ये इस आधार पे है कि उष्मा देना पड़ रहा है या उष्मा उत्पन्न हो रहा है। उष्मा उत्पन्न हो रहा है उष्मा छेपी कहलाएगा, बाहर से देना पड़ रहा है तो उष्मा शोषी कहलाएगा। ठीक है। चलिए अब ये नहीं कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर क्या ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है क्या, तो है, कैसे नहीं है, हम तो बता ही चुके हैं ऊपर में, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, जुड़ रहा है कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन में भी चूंकि उष्मा निकल रहा है तो उष्मा छेपी होगा। सही। जहां भी उष्मा निकले उष्मा छेपी हो जाएगा, जहां भी, कैसा भी इक्वेशन क्यों ना हो। ये सारा चीज एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना। माने जब कोई अपने स्थान से हट जाता है और दूसरी जगह पे चला जाता है तो हम कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ अभिक्रिया में भी वही चीज होगा
कि कोई अपने स्थान से हट जाएगा, दूसरे जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक आएगा और किसी को हटा देगा, ठीक है, कोई आएगा और किसी को क्या करेगा, हटा देगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, आपका Fe आयरन, CuSO4, Cu कॉपर, SO4 को सल्फेट पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, CO3 को क्या पढ़ते हैं, क्या बोले, कार्बोनेट। SO4 को क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। कहीं NO3 रहा तो क्या पढ़ेंगे, तो नाइट्रेट। ध्यान रखना ये सब। तो ये आयरन और कॉपर सल्फेट। अब इससे क्या होता है, तो ये बन जाता है FeSO4। क्या पढ़िएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो आपका CuSO4 था, क्या बन गया यहाँ पर, FeSO4। तो यहाँ पर देखिए कि जो Cu था कॉपर, यहाँ पर देखिए क्या Cu रहा, जो प्रोडक्ट बना ये आपका रिएक्टेंट, और जब प्रोडक्ट बना तो देखिए कॉपर रहा कि कॉपर यहां से हट गया, Fe जाके जुड़ गया है, कॉपर हट गया। तो हम कहेंगे कि कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कॉपर हट गया ना भाई, आयरन जाके जुड़ गया, कॉपर हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कॉपर का, कॉपर हट गया, ठीक है। चलिए, कौन हटाया, हटाने वाला कौन है, तो आयरन, आयरन जुड़ गया, हटा दिया उसको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि Fe जो है, आयरन जो है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ज्यादा जो क्रियाशील है, ज्यादा जो एक्टिव है, कौन होगा, ज्यादा एक्टिव कौन होगा, तो आप बताइए ज्यादा एक्टिव इसको कहें या इसको कहें, तो ज्यादा एक्टिव ये होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव ये है, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें, ठीक है। मतलब यहाँ पर सोच कर देखिए कि ये Fe हटा दिया इसको, कॉपर को, तो कॉपर तो एक्टिव नहीं रहा होगा, कॉपर तो डल रहा होगा ना, Fe ज्यादा एक्टिव रहा होगा तभी तो हटा पाया। नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए कि ये और ये दोनों के बीच पहले से बॉन्डिंग थी, आपस में ये दोनों के साथ दोस्ती था, सही। बाहर से कोई आदमी आया और इसके दोस्ती को तोड़ दिया, और बाहर से आकर के इसको हटा के दोस्ती कर लिया। तो सोचिए, बाहर से जो आदमी आके इसके दोस्ती को तोड़ दिया और कॉपर को हटा दिया, तो जो आदमी बाहर से आके हटाया वो तो पूरा एक्टिव रहा होगा ना, पूरा क्रियाशील रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही देखना है कि ये आपका रहा होगा ज्यादा एक्टिव, ठीक, इसीलिए क्या किया, इस डल वाले को हटा दिया। और ये तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो डल रहता है उसको लोग हटा देते हैं, और जो एक्टिव रहता है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। वही बात यहाँ है, कॉपर डल था, हट गया, अलग हो गया अपना, और Fe आयरन जाके जुड़ गया, सही। चलिए, अब यहाँ पर देखिए विस्थापित केवल कौन हुआ है, ओनली कॉपर, ओनली क्या हुआ है, कॉपर। कौन किया, Fe विस्थापित नहीं हुआ, केवल कॉपर विस्थापित हुआ है। Fe तो जाके जुड़ा है, ठीक है, Fe जाके जुड़ा है, कॉपर विस्थापित हुआ है, कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तो एक चीज और हो सकता है कि दो विस्थापन हो। तो यदि दो विस्थापन हो तब उसको कहेंगे द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको विस्थापित कर देगा और वो उसको विस्थापित कर देगा, समझ रहे हैं। जैसे समझने के लिए मान लिया जाए कि ये यदि A है मान लीजिए, और इसके साथ यदि B जुड़ा है, मान लीजिए A के साथ कौन जुड़ा है, B, एक वो A है और दूसरा B है। फिर मान लीजिए वो C है और उसके साथ D जुड़ा है। अब होगा क्या कि ये दोनों रिएक्शन करके ये जो AB था ना, वो A के साथ C चला जाएगा और B के साथ D चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ AB, क्या यहाँ AB रहा ना, B हट गया, कौन आ गया, C, B हट गया ना, यहां से C आ गया, ठीक है, एक हटा, B हट गया, C आ गया। चलिए, अब यहां पर देखिए, अच्छा सॉरी, यहां पर देखिए, यहां CD था, यहां C रहा ना, C तो हट गया, B आ गया। तो देख सकते हैं यहां भी एक हटा है, B हट गया, यहाँ पे, यहाँ B था, यहाँ B नहीं है, माने B हट गया, और यहाँ देखिए CD था, यहाँ C है नहीं, तो C हट गया। तो कितने हटे, दो। आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, अदला बदली हो गया। हाँ, क्या हो गया, अदला बदली हो गया, एक्सचेंज हो गया। A के साथ जो B था वो A के साथ C चला गया, और C के साथ जो D था वो अब
बी के साथ डी हो गया, तो अदला बदली हो गया। सही। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अदला बदली किस चीज का होता है, आयन का होता है। अदला बदली किस चीज का होता है, आयन का होता है। किसे कहते हैं आयन, यदि किसी भी चीज में चार्ज हो ना तब हम उसको आयन कहेंगे। तत्व तो जानते हैं, एलिमेंट जानते हैं, यौगिक जानते हैं, कंपाउंड, और इसी में यदि चार्ज आ जाए तब हम उसको आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आयन की अदला बदली होती है। आप बोलिएगा कि यहाँ आयन कैसे आया भाई, एक चैप्टर ही है, हम बता चुके। चलिए देखिए, यह आपका सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आपका Ag सिल्वर, NO3 क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। ये दोनों रिएक्शन करके बना लेता है AgCl, क्या पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड, और इधर हो जाता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ NaCl था, जब प्रोडक्ट बना तो क्या हो गया, Na की जगह कौन आ गया है, Ag आ गया है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए AgNO3 था, अब Ag की जगह कौन आ गया है, Na आ गया है, तो अदला बदली हो गया है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ Na था, यहाँ Na रहा नहीं, Ag आ गया, तो Na हट गया, Ag आ गया। और यहाँ देखिए इसमें Ag था, इसमें देखा जाए तो Ag है नहीं, Ag हट के Na आ गया, तो हुआ ना, दो हट रहा है, तो हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसको समझना है, मान लीजिए हम समझने के लिए यदि इसको A ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं B है, ये मान लीजिए ये हमारा C है, और इस NO3 पूरा को एक साथ लेना पड़ेगा, ये हमारा D है मान लीजिए। तो अब यहाँ पर बताइए क्या है, Ag को क्या लिखे हैं, C, उसके बाद Cl को क्या लिखे हैं, B। यहाँ बताइए Na सोडियम, Na को क्या लिखे हैं, A, NO3 को क्या लिखे हैं, D। चेक कर लीजिए, यहाँ AB प्लस CD, फिर रिएक्शन करके क्या बन गया, CbBc, जो चाहे मेरा मर्जी लिख सकते हैं, AD। हुआ तो अदला बदली, A के साथ जो B था A के साथ D चला गया, हो गया अदला बदली। ठीक है, चलिए अब आयन वाला जहां तक बात रहा ना, जैसे देखिए NaCl में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि ये टूटेगा ना तो टूट के ये आयन बन जाएगा। ये Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, तो इसको हम आयन कहेंगे। अब इस पे चार्ज आ जाएगा जब टूट के अलग होगा, तो टूटने पे इसमें चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, इसलिए आयन कहते हैं। और एक चैप्टर पूरा हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो समझने में दिक्कत होगा, इसलिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन लोग पूरा यदि समझना चाहते हैं तो सीक्वेंस से देखिए, जैसे जैसे पढ़ाते गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और एक करके देखिए सीक्वेंस से। ठीक, समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है एक उत्कर्मणीय और एक आपका अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब होता है उल्टा, इंग्लिश में कहें तो रिवर्सेबल, और ये आपका होगा इरिवर्सेबल। तो इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, देखिए अधिकतर जो इक्वेशन है वो ऐसा ही होता है, इरिवर्सेबल। इसमें होता क्या है कि मान लिया जाए यदि कि Mg है और O2 है, ये दोनों रिएक्शन करके यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो यहाँ रिएक्शन एक डायरेक्शन में होता है। इधर से एरो देने का मतलब होता है कि ये दोनों रिएक्शन करके ये नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एरो एक तरफ से दी। और इसमें क्या होता है कि हम लोग एरो दोनों तरफ से देते हैं, इधर से भी एरो देते हैं, इधर से भी एरो देते हैं। इसका मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, उस डायरेक्शन में भी हो सकता है। आप खेत में कभी पानी पटाए हैं क्या, पटाए होंगे। आप देखते होंगे कि पहले क्यारी में पानी जाता है, गया इस डायरेक्शन में, फिर कुछ देर के बाद यदि पानी बंद नहीं करते क्या होता है, उधर से आने लगता है। तो वो एक तरह से इरिवर्सेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक हम लिख देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ये आपका है N2, ठीक है, और प्लस जो है आपका इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, H2 के साथ। अब ये बना लेता है NH3 अमोनिया। ये बैलेंस नहीं है फिलहाल, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे
इधर या उधर दोनों तरफ से एरो दिया है तो समझ लीजिए कि वो इरिवर्सेबल सॉरी उत्क्रमणीय नहीं रिवर्सेबल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये अब देखने जा रहे हैं सबसे कंफ्यूजिंग सबसे टफ चीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिएक्शन का ही प्रकार है ये, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो गया और इसको हिंदी में कहेंगे अवकरण। ठीक है, देखिए इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पे, एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन के आधार पे, और एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे। हम तीनों बताएंगे लेकिन एक एक करके। ठीक है, चलिए देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा है, एसएससी में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है। एक तो आपका होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सही। यदि ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, यदि ये चीज भी हो रहा है, क्या हाइड्रोजन का यदि हो रहा है निष्कासन, यदि हाइड्रोजन निकल जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का यदि निष्कासन हो रहा है, उससे एग्जिट कर जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, और इसको यदि देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां पर होगा ऑक्सीजन का निकलना, और हाइड्रोजन का जुड़ना तो जस्ट उल्ट, यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। पहले इसको समझाते हैं फिर उसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। जैसे मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मैग्नीशियम था, प्रोडक्ट देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया ना आके। हाँ, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो आप सिंपल देखिए कि ऑक्सीजन जुड़ा किस में है, मैग्नीशियम में ना जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम में जुड़ गया तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। आपको इधर वाला ही देखना है ऑक्सीडेशन, ठीक है, उधर वाला नहीं देखिएगा। मैग्नीशियम में जुड़ा ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। और शायद ये भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही आया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेंगे यदि, तो और एग्जाम्पल है, आप देखते होंगे कि यदि हम लोहा आयरन को छोड़ देते हैं बाहर में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वहां पर क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से मान लिया जाए यदि और एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये कैल्शियम, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बताइए यहाँ पे किसके साथ जुड़ा ऑक्सीजन, Ca से ये बन गया ना, तो ऑक्सीजन जुड़ा किस में जाके, कैल्शियम में जुड़ा, कैल्शियम में जुड़ा, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हाँ, कैल्शियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत। ठीक है, ऑक्सीकृत हो गया। इंग्लिश यदि पढ़ते होंगे तो ऑक्सीडाइज से आया है ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीकृत हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, माने ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब डे टू डे लाइफ में भी हमको एक दो एग्जांपल यहीं पे बता देते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जिसमें तेल हो, ऑयल, या यदि वसा हो, फैट, तो उसको जब हम खुले छोड़ देते हैं बिना ढके, तो आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद उसका गंध जो है वो बदल जाता है, गंध जो है विकृत हो जाता है। ठीक है, विकृत गंधिता हो जाती है, रेंसिडिटी इंग्लिश में कहेंगे। विकृत माने खराब, और गंध जो इसका खराब हुआ, गमकने लगता है, विकृत गंधिता हुआ। तो ये जो आपका स्वाद उसका खराब हो जाता है, गंध खराब हो जाता है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन वही है ऑक्सीडेशन। क्या होता है कि जब आप खाद्य पदार्थ को खुले में छोड़ देते हैं वैसे, तो ऑक्सीजन उसके साथ जाके जुड़ जाता है,
ऑक्सीजन उसके साथ जाके जुड़ जाता है, रिएक्शन कर लेता है, उसी के कारण जो है उसका स्वाद जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप बोलिएगा कि इससे यदि बचना है तो क्या कर सकते हैं? बहुत उपाय है, ढक के रखिए डब्बा उब्बा में, ठीक है, लेकिन तब भी खराब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यदि ढक के रखे तो कुछ ऑक्सीजन रह गया होगा उसमें। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है, कुरकुरे उरकुरे जो भी, उसको नष्ट होने से, मतलब गंध उसका खराब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? तो उस पैकेट के अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो हवा बाहर निकाले तो ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया सारा, ठीक है। और फिर उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन। आलू चिप्स और उसमें नाइट्रोजन डाल दिए, तो नाइट्रोजन से खराब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बोली क्यों नहीं होता है? तो नेचर है भाई सबका, ऑक्सीजन के साथ खराब होता है, नाइट्रोजन के साथ खराब नहीं होता है। तो नाइट्रोजन डाल देते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन, बहुत लोग सोचेंगे कि नाइट्रोजन डालने का केवल यही फायदा है क्या? वैसे देखा जाए तो दो फायदा है। एक तो जो है ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पहली बात, और दूसरी बात फूला हुआ लगेगा कि नहीं, ज्यादा दाम लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आलू का चिप्स वगैरह का पैकेट में ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन सा गैस जो है डाला जाता है, तो वो कौन सा डाला जाता है? तो नाइट्रोजन डाला जाता है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल है, आप देखते होंगे कि आपका जो पेज है कॉपी का या बुक का, जब उसको कुछ दिन तक छोड़ देते हैं तो उसका रंग अजीब टाइप का हो जाता है, देखे होंगे। वहां पर क्यों होता है? तो उस पेज में आपका सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। और ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और रंग उसका जो है अजीब हो जाता है। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि 10th लेवल का है, लेकिन तब भी उतना पूछा हुआ है डीप, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम लोग ये चीज जो पढ़ रहे हैं, आप प्रीवियस पेपर को देखिए, रेलवे हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम का लगभग आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा सारा, ठीक है। 100% तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, हम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन 90 to 95% आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेपर से, ठीक है। अब इसका आप बोलेंगे ना कि हाइड्रोजन का निष्कासन, ये भी बताइए दीजिए। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका है HCl, हाइड्रोजन है ना, ये है आपका, मान लिया जाए NaOH, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि NaCl हो जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और फिर इधर आपका बन जाएगा H2O। तो इस चीज को देखिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये बन गया, चेक करिए हाइड्रोजन रहा कि हाइड्रोजन निकल गया? तो बोलेंगे हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही ना कहलाएगा। हाइड्रोजन का निकलना भी जो है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किससे हाइड्रोजन निकल गया? तो इससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो इसी का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीजन हमारा जो होता है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माने विद्युत ऋणात्मक। और हाइड्रोजन जो आपका होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन में ये ना लिख करके ऑक्सीजन, ये भी लिखा हो सकता है क्या कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, और यहां लिखा हो सकता है किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का निकलना, निष्कासन होना, ठीक है। ये जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब होता है, हम थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए कि क्या इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है। देखिए, ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन लेने, हाइड्रोजन बोल दे रहे हैं, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, मतलब रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देने, माने दान देने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति रखता है, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है उसको कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है।
आप अब जानते ही होंगे कि जो कोई भी दान देता है उसको हम लोग धनी कहते हैं कि नहीं, तो वहीं से धनात्मक। लेने वाले को क्या कहते हैं, जो प्राप्त करते हैं उसको ऋणी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अधिकतर जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अधिकतर, हाइड्रोजन को छोड़ के। और अधिकतर जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सही समझ गए? जैसे आप बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है नो डाउट अधातु, लेकिन नेचर, गुण, लक्षण जो है मेटल का होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम समझा दिए आपको, आप दोबारा देख लीजिएगा यदि आपको डाउट हो, अदरवाइज कमेंट करिए। ठीक है।